नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित भटनागर। पोस्ट एमडी मैंने पीजीडीसीडी करा डायबिटोलॉजी में यूएस से। अभी 15 ईयर्स से जयपुर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे कई बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बता नहीं पाते या समझ नहीं पाते या कुछ हम लोग डिटेल में बोल नहीं पाते। उसके लिए छोटा सा वीडियो बनाया है जिसके अंदर हम लोग हार्डली 5-10 मिनट में आपको ये समझाएंगे कि इस तरह डायबिटीज़ का रोकथाम करनी चाहिए। अभी मान लीजिए डायबिटीज़ में मेरे पास 500 मरीज़ हैं या 700 मरीज़, उनमें से कई मरीज़ ऐसे होंगे जो 50-60 मरीज़ जिनके अंदर डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद हो गई। तो बंद होना ऐसा नहीं कि मेरे ट्रीटमेंट से हुई, ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ ये होता है कि आप पेशेंट जो है वो कितना दवाइयों के लिए जागरूक है, वो क्या समझ पा रहा है, कितना वॉक कर रहा है, कितना डाइटरी हैबिट्स को चेंज कर रहा है, कितना मॉडिफिकेशन कर रहा है, कितना स्ट्रेस को कम कर रहा है। तो मैं आपको ये 5-10 मिनट के अंदर ये चीज़ समझाना चाहूँगा किस तरीके से आप अपनी डाइट मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस थोड़ा सा मैनेजमेंट करके अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। अब कई सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि साहब मेरे को जो डायबिटीज़ है ये टाइप 1 तो नहीं है, टाइप 2 तो नहीं है। तो आमतौर पर डायबिटीज़ जो टाइप 1 होती है बच्चों में होती है, इसमें इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल ही नहीं बन रही होती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो इंसुलिन होती है वो थोड़ी बनती है, हमें उसके अलावा दवाई देनी पड़ती है, इंसुलिन देनी पड़ती है, जिससे हम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकें। अब ये आता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवाएं सर, जिससे हमारी डायबिटीज़ तो हमारी चल रही है, डॉक्टर साहब का इलाज भी चल रहा है, लेकिन हम कौन कौन सी जाँचें कराए करें। तो आमतौर पे हमसे सब मुख्य जांच है वो है HbA1c। HbA1c की जो इन्वेस्टिगेशन होती है ये पिछले 3 महीने का जो शुगर लेवल है वो आपकी उसका एवरेज निकाल के बताती है कि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये देखते हैं कि हमारी जो गाइडलाइंस है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की, वो ये बोलती है कि आदमी जो खाली पेट होता है उसका शुगर लेवल सुबह उठते ही 70 से 110 तक होना चाहिए, नाश्ते के बाद 140 तक होना चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद वो 180 तक होना चाहिए। अब हम लोग कई बार रात को चेक नहीं कर रहे, कभी रात को शाम को चेक नहीं कर रहे, कभी शादी में चले गए, कभी बाकी दिन हमारा शुगर लेवल कंट्रोल आ रहा है। तो HbA1c कराने से हमें टोटल एवरेज निकल जाता है कि हमारा शुगर लेवल क्या कंट्रोल में है या नहीं है। ये हमें हर 3 महीने में कराना ही चाहिए, चाहे आप किसी का भी ट्रीटमेंट लें, लेकिन HbA1c रिपीट करते रहें। सेकंड जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो यूरिया क्रेट की है। यूरिया क्रेट में आप किडनी का फंक्शन क्या इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा, उसको साथ चेक कराने से हमें कभी भी जो पेशेंट को क्रिएटिनिन की तकलीफ होती है, किडनी खराब हो रही है, वो डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है, इसलिए हमें ये रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। थर्ड जो इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉमनली काम आती है वो ये आती है जिस तरह से हम एक बार जानते हैं कि हार्ट के मरीज, अगर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, वो पेशेंट 70% है, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट जिनको अंदर हार्ट अटैक आ सकता है वो 100% होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कॉमन पेशेंट्स के अंदर हार्ट अटैक 70% लोगों में आ रहा है तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में 100% में आएगा। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर जो नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है वो आम तौर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा होता है, उसमें कैल्सिफिकेशन ज़्यादा होता है। तो इसके साथ साथ तीसरी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो होती है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल के अंदर हमें ट्राइग्लिसराइड LDL लेवल चेक करना चाहिए कि क्या ये बढ़ तो नहीं रहा, जिससे हम लोग पहले से ही आगे आने वाले हार्ट अटैक या हार्ट की कोई बीमारी को प्रिवेंट कर सकें। चौथी जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें अंदर वो आती है हमारे पास में बायोथीसियोमीटर होता है, जिससे न्यूरोपैथी जांच होती है। न्यूरोपैथी जांच कई सारे सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूरोपैथी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर पाँव के अंदर जिन पेशेंट को कंप्लेंट होती है कि साहब हमारे पाँव में चींटी चलती है, हमारे पाँव में सूनापन रहता है, पाँव एक ही जगह रख लिया तो बहुत देर तक सूना रहता है, उन पेशेंट्स में न्यूरोपैथी की जांच से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो बीटा सेल्स हैं वो क्या कंडीशन में है। जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर अपन ने पिंच करा, पिंच करने पे जो तरंगे दिमाग तक जाती हैं वो बीटा सेल्स हैं, और डायबिटीज़ में वो धीरे धीरे तरंगे खत्म होती जाती है, कम होती जाती हैं। तो हमें ये जो बायोथीसियोमीटर है इससे इन्वेस्टिगेट करवाते रहना चाहिए कि हमारी जो ये इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या लेवल चल रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हार्ट के पेशेंट के अंदर लिपिड प्रोफाइल हम लोग कराते हैं, वैसे ही हम लोगों को ECG भी रेगुलर कराते रहना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल से 35 साल से कम है तो आपको रेगुलर TMT की जांच भी करानी चाहिए, इको की जांच भी करानी चाहिए। TMT बेसिकली हम जो ECG करते हैं उसी का एक बड़ा रूप है, जिसके अंदर 11-12 पन्नों का होता है, जिसके अंदर हम 8 से 9 मिनट एक ट्रेडमिल मशीन पर चलते हैं और हमारे हार्ट की स्थिति को पता करते हैं। इसके अलावा एक जांच होती है यूरिक एसिड की, जिसके अंदर हमारी हड्डियों के बीच में जो यूरिसी में एक पीले नुमा चीज़ जमा होती है, जिससे पाँव के अंदर घुटनों में दर्द वगैरह हो सकता है। तो ये यूरिक एसिड की जांच भी हमें कराते रहना चाहिए। अब आती है बात, मैंने नीचे 2 लिंक दिए हैं। 2 लिंक के अंदर एक तो डाइट चार्ट है जो कॉमन डाइट चार्ट है, इसके अलावा मैंने एक शुगर चार्ट बताया है। शुगर चार्ट किस तरीके से हमें शुगर लेवल लेना चाहिए वो दोनों चार्ट आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाना चाहता हूँ जो हैं। जैसे कि पहली बात जो इसमें आती है वो ये आती है कि हम जो खाना खा रहे हैं, हमने जो खाना खाया वो हम 4 इक्वल हिस्सों में खाएं। अगर हम लोग कभी भी एक बार खाना खा रहे हैं और एक बार, जैसे मान लीजिए
आप दिन भर में 8 चपाती खाते हैं, तो 8 चपाती खाते हैं तो 2 2 2 2 मतलब जो भी खाना खाएं वो 4 इक्वल हिस्सों में खाएं। इस 4 इक्वल हिस्से में खाने से क्या होता है, मान लीजिए किसी खाने का, हर खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग होता है। तो आपने किसी चीज़ को खाया, खाने के बाद में उसका जो शुगर लेवल उससे निकला है वो हम इक्वल डिवाइड कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आदमी 2 बार खाना खाएगा तो क्या होगा, एक बार आदमी पेट के 5 चपाती खा ली तो वो उससे उतनी मात्रा में ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी के अंदर बन जाएगा। तो इसलिए आप पहली जो सलाह रहेगी वो रहेगी, जो भी आप खाना खाएं 4 बराबर हिस्सों में खाएं। ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच होना चाहिए, शाम को 4-5 बजे के आसपास टी टाइम होना चाहिए, और रात को 8 बजे आपको खाना खा के 2 घंटे गैप देना चाहिए जब आप सो सकें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो होती है, अपनी खाने में जितना हो सके हमको सलाद का सेवन करना चाहिए। सलाद में खीरा, ककड़ी, टमाटर ये खूब खाने चाहिए। कई सारे पेशेंट बोलते हैं साहब हम सलाद नहीं खा पाते, खीरा ककड़ी नहीं खा पाते, खीरा ककड़ी खाने से दांत में उलझता है। आप कस के भी खा सकते हैं उसको, या टमाटर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ आती है जंक फूड। अब कई लोग बोलते हैं हमें आके पेशेंट की, सर मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाता, और रात सुबह पूछा है सुबह आप नाश्ते में क्या खाया था, पराठे खा के आया। तो कई बार तला हुआ चीज़, पूड़ी, पकौड़ी, पराठा, ऐसी कई चीज़ों में उतनी ही मात्रा में ग्लूकोज इतनी मीठी चीज़ में होती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम ऐसी चीज़ खाएं जिसके अंदर तला हुआ, भुना हुआ चीज़ ज़्यादा नहीं हो। ज़्यादा से वो बॉइल्ड सब्जी हो गई या फिर दाल हो गई, ऐसी सब्जी खाएं जो जिसमें ऑयल की मात्रा कम से कम हो। तो हमें जंक फूड को है उसको अवॉइड करना चाहिए। चौथी चीज़ इसके अंदर आती है, लोग बोलते हैं हम सुबह 2 किलोमीटर चल के आए, 3 किलोमीटर चल के आए, फिर भी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं आया। तो हमें ये बात समझनी चाहिए, आप मॉर्निंग में मान लीजिए 15 मिनट चल के आए, 15 मिनट में आपने आधे किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है, तो आप धीरे धीरे 15 मिनट का एक हफ्ते बाद 14 मिनट्स करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे 13 मिनट्स करिए। फिर आपको लगता है कि मैं तेज़ नहीं चल सकता हूँ, तो आप क्या करो, आधे किलोमीटर को बढ़ा के 1 किलोमीटर कर दो, वापस 15 मिनट से स्टार्ट करो, फिर वापस धीरे धीरे करके 14 मिनट पे आए, फिर 13 मिनट में आए। तो इस तरह से अपनी एक्सरसाइज में वेरिएशंस लाइए। एक ही रूटीन पे आप डेली 5 किलोमीटर चल रहे हो, उससे बॉडी के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक व्यक्ति जो मिट्टी खोदता है, कुम्हार होता है, जो मजदूरी करता है, उसके अंदर भी शुगर लेवल बढ़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी उस एक्सरसाइज को अडेप्ट कर चुकी है। तो आप कोशिश करिए कि अपनी एक्सरसाइज में वेरिएशन लाएँ। इसके बाद शाम के टाइम 10 से 15 मिनट का समय ऐसा दीजिए जब खाना खाने के बाद आप घर में टहल सकें। तब मैं नहीं बोला तेज़ चलना है, कम चलना है, तब आप नॉर्मल चलें लेकिन रेगुलर चलें। कोई दिन की नागा ना हो उसके अंदर कि हमें रेगुलर चलना चाहिए। अब आती है बात कि इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स के अलावा 5वां जो पॉइंट है वो नीचे लिंक है, दैट इज़ शुगर लेवल चार्टिंग। शुगर लेवल चार्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपके कंसर्न डॉक्टर हैं उनको दिखा सकते हैं, और इसको रेगुलर बेसिस पे, जैसे ऐसा नहीं कि डेली शुगर लेवल चेक करनी है। आपने मंडे को फास्टिंग लेवल चेक कर लिया, 2-3 दिन छोड़ दिया, फिर आपने एक दिन रैंडम लेवल चेक कर लिया, उसके बाद 2-3 दिन छोड़ के आपने रात को आफ्टर डिनर चेक कर लिया। तो इस तरह आप अपनी लेवल्स को अलग अलग समय पे चेक कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना था कि इस तरीके का आप फॉलो करेंगे तो मेरे जो पेशेंट्स हैं, जो मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या जो दूसरे पेशेंट्स भी हैं जिनको इस वीडियो को देख के फ़ायदा मिलेगा, वो नीचे दी गई मेल आईडी पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।